हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरिकिशन भारद्वाज है। तो आज हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर, जो कि हमारे पास में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ओनली, तो हमने वहां पे दो टाइप के रिप्रोडक्शन की बात कर ली थी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वहां पर हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने आपको बताया था कि वहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के लिए हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं और एनिमल्स के लिए थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास में कुछ टॉपिक्स आते हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, इसकी बात करते हैं। देखिए जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है भाई, अपनी लाइफ को कंटिन्यूअस फॉर्म में मतलब सर्वाइव करता है, तो उसके अंदर, उसकी लाइफ के अंदर कुछ फेसेस आती हैं। तो वो क्या फेसेस होती हैं, पहले वो जान लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एक टॉपिक है हमारे पास में जिसको बोलते हैं फेसेस ऑफ लाइफ। देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर कुछ फेसेस आती हैं, तो वो क्या क्या फेसेस हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 4 फेसेस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। पहली जो फेस होती है हम उसको बोल देते हैं जुवेनाइल फेस, जुवेनाइल फेस। ठीक है, सेकंड जो फेस होती है हमारे पास में उसको बोल देते हैं मैच्योरेशन फेस, मैच्योरेशन फेस। थर्ड जो फेस होती है हमारे पास में उसको बोल देते हैं हम सेनेसेंट, सेनेसेंस और एजिंग फेस। ठीक है, और फोर्थ आती है हमारे पास में डेथ। ठीक है, आपको इन चारों फेसेस के बारे में डिस्कस करना है, देन इसके बाद में हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले बात करते हैं जुवेनाइल फेस की। ये सबसे पहली फेस होती है हमारी लाइफ की। ठीक है, इस फेस के दौरान कोई भी ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, मेटाबॉलिकली बिल्कुल एक्टिव होता है, मतलब कि उसकी सारी जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती रहती है। ठीक है, इस समय कोई भी प्लांट जो रहता है उसके वेजिटेटिव पार्ट लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, जैसे कि हमारे पास में रूट है, स्टेम है, लीव्स है, वो लगातार क्या करेंगे भाई, ग्रो करते चलते हैं। तो ये अपने पास में किसके अंदर होता है भाई, जुवेनाइल फेज के अंदर। मैच्योरेशन फेज के दौरान कोई भी जो प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो वहां पर फ्लावरिंग करने के लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरिजन हार्मोन, फ्लोरिजन हार्मोन। ठीक है, ये एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, एपिकल बड को वो क्या करता है, फ्लोरल बड के अंदर चेंज कर देता है, फ्लोरल बड के अंदर चेंज कर देता है। और ये जो बड होती है क्या करती है, फ्लावरिंग करने लगती है, मतलब कि फ्लावरिंग करेगी, आगे जो रहेगा फ्लावरिंग होते रहेगी। ठीक है, तो मैच्योरेशन फेज के दौरान ये सब जो प्रोसेस होती है हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैच्योरेशन फेज के अंदर ही हमारे पास में फ्लावरिंग के बेसिस पर कि कब कौन से, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर एक ही टाइप की फ्लावरिंग, एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि 2 बार या बहुत बार फ्लावरिंग करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमने क्या करा, मतलब कुछ प्लांट्स को डिवाइड कर रखा है। तो देखिए जैसे कि हमारे पास में क्या है, इसका पार्ट रहेगा ये कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बेसिस पर हमारे पास में 2 टाइप्स के प्लांट हो जाते हैं। एक होते हैं हमारे पास में मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, और एक होते हैं हमारे पास में पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक। ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी लाइफ में बहुत बार फ्लावरिंग करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल लिखा गया है, जो हमारे पास में बेम्बू का प्लांट होता है, बेम्बू। ठीक
ठीक है। ये जो रहता है एक ऐसा प्लांट है जो कि 50 to 100 ईयर्स में सिर्फ एक ही बार क्या करता है भाई, फ्लावरिंग करता है। मतलब कि 50 से 100 साल बाद ही क्या करेगा, ये अपनी लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है, पूरी की पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार, ठीक है। तो इस वजह से इसे मोनोकार्पिक टाइप का प्लांट बोल दिया। एक और एग्जांपल है हमारे पास में इसका, देखिए क्या है हमारे पास में, स्ट्रॉबिलस कुंथियाना नीला कुरंजी, स्ट्रॉबिलस कुंथियाना नीला कुरंजी बोलते हैं इसे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये दोनों एग्जांपल लिखे गए हैं आसानी से, ठीक है। स्ट्रॉबिलस कुंथियाना नीला कुरंजी ये क्या करता है, एक ऐसा प्लांट होता है जो कि पूरे लाइफ स्पान के अंदर एक ही बार फ्लावरिंग करता है। तो ये जो रहता है हर 12 इयर्स के अंदर, 12 साल के अंदर एक बार फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा प्लांट होता है, ठीक है, हर 12 साल के अंदर एक बार। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक जगह लिखा गया है, जो हमारी प्रीवियस एनसीईआरटी थी, अब नया एडिशन आ गया है 2018 में। जब हमारे पास में 2006 की एनसीईआरटी थी तो उस एनसीईआरटी के अंदर ज्यादातर लिखा गया है कि लास्ट फ्लावरिंग जो थी उसने सितंबर में करी थी, ठीक है। आप देख लीजिएगा वहां करेक्ट डेट 5 सितंबर होगी शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस बार फ्लावरिंग वहां कर चुका था, अब वहां से 2006 के अंदर करी थी, आप 12 इयर्स ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐड करने के बाद में हमें पता लगेगा कि 2018 के अंदर इसने फ्लावरिंग करी होगी। तो नया जो एनसीईआरटी का एडिशन आया होगा उसमें वो बात लिखी गई होगी, तो आप जो रहेगी नई एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ठीक है। तो हर 12 साल के अंदर क्या करता है भाई, एक बार फ्लावरिंग करता है। तो ये बात किसकी करी हमने, मोनोकार्पिक टाइप के प्लांट्स की। अब बात करते हैं पॉलीकार्पिक की। ऐसे कुछ प्लांट्स जो कि लाइफ टाइम फ्लावरिंग करते रहते हैं तो उसको बोल देते हैं हम पॉलीकार्पिक टाइप के। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में मैंगो का प्लांट हो जाएगा, नॉर्मल जो प्लांट्स होते ही है। यहाँ पर इसके लिए हमारे पास में कोई खास नहीं रहेगा, हमारे लिए खास क्या है, मोनोकार्पिक, कि एक ही टाइम जो रहते हैं फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये बात हुई किसकी, जुवेनाइल और मैच्योरेशन फेज की। अब थर्ड फेज की बात करते हैं, सेनेसेंस और एजिंग। ये एक ऐसी फेज होती है जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लोइंग डाउन होने लगता है। मतलब कि जो काम करने की क्रिया थी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल धीरे धीरे करने लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिज्म गेट स्लोवर, ठीक है। आपको मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में पहले ही बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जो कि मतलब जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, वो एनाबॉलिक हो सकती है और कैटाबॉलिक हो सकती है। वो सारी प्रोसेस जो रहती है क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है, स्लोवर आ जाती है। और एजिंग जो है वहां पे मतलब कह सकते हैं बुढ़ापा एक टाइप का, तो वो क्या होती है, सेनेसेंस और एजिंग होती है, ठीक है। डेथ की बात करते हैं हम, तो डेथ क्या होता है, एक लास्ट फेज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है उसकी, ठीक है। इस डेथ के दौरान क्या होता है, उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का सिस्टम रहता है वो एकदम स्टॉप हो जाता है। मतलब कि इसके बाद उसमें कुछ नहीं होगा, डेथ इसकी लास्ट स्टेज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इसके बाद वो पूरा डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हमने करी किसकी, फेसेस की लाइफ के, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके लाइफ के अंदर 4 फेसेस आते हैं। पहली बात करी जुवेनाइल फेज की, दूसरा मैच्योरेशन था, थर्ड सेनेसेंस था और चौथा हमारे पास में डेड था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, देखिए अब बात करते हैं हमारे पास में फेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 फेसेस आती है। एक होता है हमारे पास में प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, यहां पर हम बस प्लांट की बात करेंगे, ठीक है। एक होता है हमारे पास में फर्टिलाइजेशन और एक होता है हमारे पास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है।
प्री फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के जो बाद हो रहा है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन जो रहता है इसके अंदर अपने को दो प्रोसेस देखने को मिलती है। क्या होता है? एक होता है हमारे पास में गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। अपन लोग सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे तो गैमीट जो रहते हैं हमारे पास में दो टाइप के बनते हैं। एक बनता है एंथर के अंदर, जो कि हमारे पास में क्या बनता है? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ये हमारे पास में क्या है? मेल गैमीट, मेल गैमीट, ठीक है। जो सेकंड हमारे पास में गैमीट बनता है वो फीमेल गैमीट होता है, वो बनता है हमारे पास में कहां पर? ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है। तो वो जो वहां पर सेकंड गैमीट बनता है उसको बोल देते हैं एग और ओवा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में? फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट, ठीक है भाई। देखिए, तो ये बात हुई गैमीट फॉर्मेशन की, कैसे गैमीट फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं गैमीट्स ट्रांसफर की, गैमीट्स ट्रांसफर कि आखिर ये जो गैमीट्स बन चुके हैं ये पोलन ग्रेन बनता है, तो पोलन ग्रेन बनने के बाद में पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा करा जाता है, ठीक है। तो वो पॉलिनेशन जो रहती है किसके अंदर होती है? सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर होती है, ठीक है भाई। बट अगर बात करें जैसे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर कैसे होती है, ठीक है। तो गैमीट्स की ट्रांसफर की बात करते हैं हमारे पास में, जैसे कि कुछ है, देखिए जैसे थैलोफाइटा हो गए, थैलोफाइटा क्या है? ये थैलोफाइटा लोअर प्लांट्स होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास के अंदर। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट है हमारे पास में एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है भाई। देखो, जो हमारे पास में थैलोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं और टेरिडोफाइट जो कि लोअर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर गैमीट ट्रांसफर किसके कारण होता है? बाय वाटर, पानी के द्वारा होता है। मतलब कि यहाँ पर जो रहता है गैमीट को ले जाने के लिए पानी नेसेसरी होता है, वाटर चाहिए रहता है। देखिए क्या होता है, कुछ वाटरी प्लांट्स होते हैं हमारे पास में, वो क्या करते हैं अपने गैमीट को वाटर के सरफेस पे छोड़ देते हैं। अब वो क्या करता है, गैमीट जो रहता है मोटाइल नेचर का होता है, और जो फीमेल गैमीट होती है नॉन मोटाइल होती है, स्टैटिक होती है, रुकी हुई रहती है, ठहरी हुई रहती है। क्या करेगा, जो मेल गैमीट होगा वो धीरे धीरे वाटर के अंदर मूव करेगा, फीमेल गैमीट को ढूंढते रहेगा। अब तभी यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास में मेल गैमीट होता है उसके नंबर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करे जाते हैं, सीक्रेट करे जाते हैं, और फीमेल गैमीट ओनली कुछ अमाउंट की होती है। तो यहाँ पर जो सक्सेस रेट होती है फर्टिलाइजेशन की, यहाँ पर जो सक्सेस रेट होगी, सक्सेस रेट किसकी, फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन की आप खुद बता सकते हैं क्या होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए, लो रहती है। क्यों रहेगी, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि वो मेल गैमीट्स निकले, थोड़ी दूर गए और फीमेल गैमीट मिल गया, उन्हें बहुत मुश्किल से वो क्या करेगा, फीमेल गैमीट मिलेगा, तब वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। और यहाँ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो रहती है, इसमें गैमीट्स का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है भाई, बाय पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पोलन ट्यूब जो रहती है वो क्या करती है, ग्रो करती है, और इन कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट एक स्पेशल वर्ड है यहाँ पर, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। जो हमारे पास में फीमेल गैमीट होता है ना, वो मेल गैमीट को बुलाने के लिए कुछ अमाउंट के केमिकल्स को सीक्रेट करता है, जिसके कारण वो फीमेल गैमीट जो रहता है फीमेल गैमीट के पास पहुंचती है। उसी को बोल देते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कि केमिकल सीक्रेशन के द्वारा क्या करा जा रहा है, यहाँ पर बुलाया जा रहा है मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास में, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, प्री फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन हो गया अपने पास में। फर्टिलाइजेशन के अंदर दो टाइप के और फर्टिलाइजेशन होते हैं, यहाँ देखिए, एक होता है कैसा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमंस होते हैं तो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो मेल स्पर्म होता है वो क्या करा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंचाया जाता है और वो जो रहता है फर्टिलाइज करता है फैलोपियन ट्यूब में के अंदर जाके, ठीक है। बट अगर बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बाहर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं वाटर के अंदर और फिर वो जो रहते हैं फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की फीमेल गैमेट और मेल गैमेट क्या करें, बाहर मिले गए हैं। तो ये बात है फर्टिलाइजेशन की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे पास में दो इवेंट्स आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास में कौन सा, एम्ब्रियोजेनेसिस, और दूसरा होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो भी हमारे पास में जायगोट बनेगा उस जायगोट को डिवाइड कर करके क्या बनाया जाएगा, एक एम्ब्रियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाई, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, वो जो सीड बनेगा तो उस सीड को डेवलप कराने के लिए एक टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब बात करते हैं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स की, जो आपका मेन चैप्टर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये आपका बेसिक है कि इस चैप्टर के बारे में ये पता ही होना चाहिए था, तब आगे हम डील करते हैं। देखिए ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है, हमारे पास में अननेकेड सीड, ठीक है। दो वर्ड से मिलके बना होता है एंजियो और स्पर्म। एंजियो का मतलब होता है अननेकेड, कि मतलब दिखाई ना दे, और स्पर्म का मतलब यहाँ से सीड से रिलेट करते हैं कि ऐसे सीड जो कि क्या करे, बाहर से दिखाई ना दे, फ्रूट के अंदर कवर हो जाते हैं। जैसे एप्पल है हमारे पास में, उसके अंदर क्या होता है, जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं फ्रूट के द्वारा, ठीक है। तो अननेकेड सीड्स होते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है भाई, फ्लावर। फ्लावर ही एक ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो अपने को जो है सबसे पहले फ्लावर की बात करनी है, फिर अपन लोग क्या पढ़ेंगे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल गैमेट कैसे बनेगा, वो फर्टिलाइज कैसे होंगे, वो सब प्रोसेस धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। देखिए तो अपन लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले फ्लावर की बात करते हैं। देखिए एक फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखिए फ्लावर के लिए सबसे पहले क्या होती है, एक नीचे यहाँ पर पतली सी डंडी होती है, ठीक है, और एक से ऐसी सरफेस बनी हुई होती है। ये जो हमारे पास देते थैलेमस और रिसेप्टेकल भी बोल देते हैं आप लोग, रिसेप्टेकल, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक डंडी की तरह ये स्ट्रक्चर थी, इसके ऊपर एक सरफेस है जिसके ऊपर फ्लावर का सारा पार्ट जो रहेगा आके क्या करेगा, स्टेबलाइज होगा, इसी के ऊपर वो सारे के सारे पार्ट जो रहेंगे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी बात हुई। अब क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका ऊपर का पार्ट जो रहता है इसको बोल देते हैं हम क्या, स्टिग्मा। ये जो एक डंडी की तरह स्ट्रक्चर है इसको बोल दिया स्टाइल, और ये जो हमारे पास में स्वेलन पार्ट होता है नीचे इसको बोल देते हैं ओवरी।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो हमारे पास में स्टेमन वाला पार्ट है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये जो ग्रुप होता है स्टेमन्स का ग्रुप, इनको बोल देते हैं क्या चीज, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहां पर कुछ कलरफुल हमारे पास में क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पेटल्स होते हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर्स होती है, पत्तियां होती हैं, जिसको हम बोल देते हैं क्या चीज, पेटल्स। ठीक है, यहां पर हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के छोटे छोटे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी होती है यहाँ पे, जिसको हम बोल देते हैं क्या चीज, सेपल्स। ठीक है, इन देखिए अब सबकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में करें उनको हम क्या बोलते हैं भाई, एसेंशियल पार्ट्स, नॉन एसेंशियल पार्ट्स, और एसेसरी पार्ट्स बोल देते हैं, एसेसरी पार्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास में जो सेपल है और पेटल है उसका रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर भी वो फ्लावर के अंदर होते हैं। जब हमारे रिप्रोडक्शन हो जाता है, वो जो जाइगोट फॉर्मेशन है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा फीमेल, वो अपने आप ही सेपल पेटल झड़ के निकल जाते हैं, अलग गिर जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास में जो दूसरा ग्रुप बताया आपको मैंने, क्या चीज था, एक था स्टेमन, स्टेमन के ग्रुप को मैंने क्या बोला, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल वाला। ठीक है, एक, ठीक है, जिसको हम बोल दिया गाइनोशियम।
ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट था अपन लोग के पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। ठीक है, तो ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं इन दोनों को कंबाइनली क्या बोल देते हैं, नेसेसरी पार्ट्स, नेसेसरी पार्ट्स। अब नेसेसरी पार्ट्स क्यों बोल देते हैं अपन लोग, क्योंकि ये ऐसे पार्ट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस वजह से हमने क्या बोल दिया, नेसेसरी पार्ट्स बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, कुछ बातें हुई। आगे चलते हैं, अब हमें क्या करना है, देखिए कुछ जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पहले उसकी बात करते हैं, फिर अपन लोग क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम क्या, स्टेमन की। स्टेमन आप लोग जानते हैं स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो कि दो चीजों से मिलके बना हुआ है हमारे पास में। ठीक है, दो चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोल देते हैं अपन लोग क्या, एंथर, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसको क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। ठीक है, ये एंथर और फिलामेंट जो रहते हैं एक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं जिसको बोल देते हैं कनेक्टिव। क्या बोल देते हैं, कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है हमारे पास में, अटैचमेंट बिटवीन जो एंथर एंड फिलामेंट, या बोल दीजिए जॉइंट बिटवीन एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी भाई, स्टेमन की, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हमें क्या करना है, डिटेल में एंथर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, कि मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा भाई, हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि हमने पढ़ा था स्टेमन, दो पार्ट से मिलके बना हुआ था, एंथर और फिलामेंट। उसके बीच में कनेक्शन था जिसको हमने बोल दिया कनेक्टिव, जॉइंट बिटवीन एंथर एंड फिलामेंट। अब बात करते हैं सबसे पहले एंथर की, देन इसके बाद में आगे चलेंगे अपन लोग। देखिए एंथर जो रहता है, हमने ऊपर वाला पार्ट पढ़ा था, उसका जब हम क्या करते हैं, डाइसेक्शन लेते हैं। वो जो एंथर है हमारे पास में ऐसा था कुछ, ये था, इसका डाइसेक्शन लेते हैं, यहां से काट देते हैं। काटने के बाद जब हम देखते हैं तो हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। देखिए कैसी होती है वो बताते हैं आपको। देखिए जब एंथर को आप डाइसेक्ट कर लेते हैं तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। इसे पीछे ले आके अगर ज्वाइन करा जाए तो ऊपर से ऐसे देख सकते हैं, ये फिलामेंट वाला पार्ट रहेगा अपना। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होता है, ये सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे पास में ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते थे स्टोमियम। स्टोमियम। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, ये जो यहां से इतना पार्ट रहता है हमारे पास में, यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं क्या चीज, एंथर वॉल। एंथर वॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक एंथर है, इसको हमने डाइसेक्ट करा। डाइसेक्ट करने के बाद में जब ऊपर से देखते हैं अपन लोग तो ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहां पर बहुत सारे कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, छोटे छोटे से। इसके अंदर बहुत सारे कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और टिश्यूज होते हैं, वो भी आगे बात करेंगे। ठीक है, कैसा रहता है, क्या रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये इसके अराउंड क्या होती है, कुछ वॉल होती है। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं एंथर वॉल। अभी बात करेंगे कि ये जो वॉल्स होती है 4 लेयर से मिलके बनी हुई होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। ठीक है, अभी बात करेंगे अपन लोग। ये जो रहती है लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है। जब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी में डायग्राम, वहां पे क्लियर, वहां से समझ आ सकता है आपको। जैसे कि
ये हमारे पास में ये था एंथर, ठीक है। इसमें ये कुछ लाइंस होती है, यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन के द्वारा ये क्या होती है, जो पोलन ग्रेन होगा बन जाएगा, पूरा पोलन ग्रेन बनने के बाद में वो उस लाइन ब्रेक वाली लाइन से निकलता है, धीरे धीरे निकलता है, और फिर वो क्या करता है, हवा आती है तो उड़ जाता है, ठीक है। तो वो लाइनें जहां से पोलन ग्रेन रिलीज होता है थोड़े अमाउंट में, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, उसी को बोल देते हैं स्ट्रोमियम वाला पार्ट, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखिए फिर हम बात करते हैं किसकी, एंथर वॉल की। ये जो एंथर वॉल लिखा है, ये देखिए इसके लिए मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है कि एंथर वॉल जो रहती है हमारे पास में 4 लेयर से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। तो 4 लेयर कौन कौन सी होती है, देखिए सबसे पहली जो लेयर होती है उस वो बाहर वाली होती है, उसको बोल देते हैं क्या चीज, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है भाई, ये देखिए ये होती है आउटर मोस्ट, ठीक है। एक सिंगल लेयर बनी हुई होती है जिसके बेसिस से बोल देते हैं यूनी लेयर्ड स्ट्रक्चर, यूनी लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। दूसरी बात करते हैं हमारे पास में, ये देखिए ये दूसरी लेयर होती है, कौन सी वाली है हमारे पास में, इसके नीचे है, ये डिजाइनिंग लेयर तो एपिडर्मिस हो गई, ये दूसरी वाली लेयर हो गई, इसको बोल देते हैं अपन लोग क्या चीज, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ठीक है। सेकेंड लेयर होती है एंडोथीशियम, ठीक है, ये सेकंड लेयर है हमारे पास में। इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम भी प्रोटेक्शन का होता है। ये जो शुरू की 3 लेयर है, कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और थर्ड लेयर मिडल लेयर पढ़ेंगे, तीनों कंबाइंड काम करती है किसका, प्रोटेक्शन का, ठीक है। प्रोटेक्शन फंक्शन की बात करें अगर, तो इसका भी अगर फंक्शन पूछा जाए हमसे तो हम बोल देते हैं क्या चीज है, प्रोटेक्शन। साथ ही साथ ये जो लेयर होती है हमारे पास में एंडोथीशियम, इसमें कैलोज का डिपोजिशन होता है, किस चीज का, कैलोज। कैलोज क्या होता है, एक टाइप का स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि इस लेयर के अंदर भरा हुआ रहता है। अभी आगे पता चलेगा कि वर्क क्या होता है इसका। तो ये क्या होती है, कैलोज लेयर से डिपोजिट होती है, ठीक है। कैलोज का यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन, ठीक है, कैलोज लेयर। साथ ही साथ ये क्या करती है, ये जो एंडोथीशियम होती है बस्टिंग भी करती है, इसका एक और फंक्शन है बस्टिंग करने का, बस्टिंग। जब हमारे पास में क्या होता है, ये एंथर जो होगा इसके अंदर जब पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, बनने के बाद में वो लेयर बस्ट करती है, बस्ट करेगी तो एंडोथीशियम फटेगा, फटने के कारण वो जो पोलन ग्रेन्स अंदर बने सारे के सारे बाहर निकलते हैं, बिखरते हैं, ठीक है। तो बस्टिंग का भी काम होता है, ठीक है। थर्ड लेयर आती है हमारे पास में, ये जो लेयर है यहां से यहां तक की, उसको बोल देते हैं अपन लोग क्या चीज, मिडल लेयर, मिडल लेयर, ठीक है। ये एक ऐसी लेयर होती है जो कि देखिए मल्टी लेयर से मिलके बनी है, एक ये मल्टी लेयर, ये सारी कैसी थी, यूनी लेयर थी, देखिए एक ही सिंगल लेयर से मिलके बनी है, एपिडर्मिस भी एक सिंगल लेयर से मिलके बनी हुई थी, ठीक है। तो मिडल लेयर कैसी होती है भाई, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका भी काम क्या होता है अपने पास में, प्रोटेक्शन का काम ही होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ये देखिए लास्ट हमारे पास में 4th लेयर होती है जो कि इसको बोल रहे हैं, ये वाली लेयर है, ठीक है, इसको बोल देते हैं टेपेटम। ये होती है इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे पास में ये वाली, काफी बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है टेपेटम के बारे में, ठीक है। ये जो रहती है इनर मोस्ट लेयर, इसका फंक्शन होता है भाई किसका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, न्यूट्रिशनल लेयर, न्यूट्रिशनल लेयर, देखिए न्यूट्रिशन से बात पता लगेगी कि न्यूट्रिशन दे रहा होगा तभी नाम दिया है न्यूट्रिशनल लेयर। किसे न्यूट्रिशन देता है, ये सेंटर है ना, इस सेंटर के अंदर देखिए एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, इसमें बहुत सारे टिश्यू हैं जिसको हम नाम दे देते हैं कि स्पेशल नाम देते हैं क्या चीज, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। यही टिश्यू की एक स्पेशलाइज्ड सेल रेस्पॉन्सिबल होगी पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए। अभी पढ़ेंगे हम कि स्पोरोजीनस टिश्यू की एक सेल उठाएंगे, वो कैसे हमारे पास में पोलन ग्रेन बनाएगी, वो सब देखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या होगा, क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास में जो भी एंथर की वॉल थी, यहाँ से एक और बार बताता हूँ, देखिए ये एंथर था, उस एंथर को हमने डाइसेक्ट करा, डाइसेक्ट करने के बाद में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ी। इस सेंटर के अंदर हमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहा था, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मैंने पहले बताया टिश्यू है। अब क्लियर हो जाएगा कि ये जो
ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया था। इसके अंदर जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये वाला स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। इसके अराउंड 4 वॉल थी, वो वॉल्स ये रही हमारे पास में, कौन कौन सी थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और फोर्थ थी टेपेटम, ठीक है। एपिडर्मिस का काम कि सिंगल लेयर थी, यूनिलेयर थी, प्रोटेक्शन है, तीनों का कंबाइनली काम है। ये एंडोथीसियम हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस से कैलोज का डिपोजिशन होता है इसमें, ठीक है। फिर हमारे पास में ये जो टेपेटम है इनर मोस्ट लेयर होती है और न्यूट्रिशनल लेयर होती है। खास बात ये भी होती है, ये टेपेटम जो रहती है कैसी, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है। कैसी लेयर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर, मतलब कि एक ऐसी लेयर जिसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उस वजह से हम क्या बोल देते हैं, टेपेटम। बाकी लेयर्स है ना, सब में एक एक लेयर के अंदर, एक सेल के अंदर एक वो क्या होता है, सेल होता है, न्यूक्लियस होगा, पर इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बोल दिया। तो ये बात हुई किसकी, हमारे पास में इन सब की। अब बात करते हैं हमारे पास में, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, क्या चीज, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है। आपको पता चल गया होगा इसे टेपेटम को हम न्यूट्रिशनल लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होगा उसको क्या करता है भाई, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए मिटा देता हूं इन सब का, अब आगे काम नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम में दिया गया है, खासकर ध्यान दीजिएगा, उस पर भी फोकस करना, वहां समझ आ जाएगा आपको। कोई दिक्कत आएगी तो फिर बता सकते हैं आप लोग। देखिए आगे चलते हैं, हमारे पास में क्या आता है भाई, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, क्या, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है। नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है, माइक्रोस्पोर मतलब कि जो मेल गैमेट होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो मेल गैमेट का जो सिंथेसिस होता है, मेल गैमेट का सिंथेसिस कि कैसे बन रहा है वो, ठीक है, उसी को बोल देते हैं अपन लोग क्या, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, पूरी की पूरी प्रोसेस को, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस के दौरान क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास में कैसे एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो, ठीक है, पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। देखिए भाई चलते आगे, कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। देखिए आपको मैंने बताया कि जो हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू था, उस स्पोरोजिनस की टिश्यू का एक सेल लेके आ जाते हैं अपन लोग। तो हमारे पास में देखिए ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल का ये क्या है भाई, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है तो इसके अंदर कैसी कंडीशन रहती है, डिप्लॉइड कंडीशन में रहता है। ये कंडीशन कैसी है, डिप्लॉइड कंडीशन में, डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये जो रहता है इसको हमने क्या बोल दिया, स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब भी कोई सेल डिवाइड होती है, जो कि हमारे पास में क्लास 11th का चैप्टर है, जो कि आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। वो हमने सेल साइकिल एक चैप्टर होता है, वहां पे आपने डिस्कशन करा होगा कि कोई भी सेल डिवाइड होने के लिए 2 प्रोसेस का प्रयोग करती है, एक होती है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। जैसे कि हम यहाँ पहले बता देते हैं रफली थोड़ा, देखिए एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ये आगे बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। अगर माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस नहीं पता तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, और एग्जाम में बार बार यहीं से क्वेश्चन उठाए के पूछा जाता है। देखिए माइटोसिस क्या होता है भाई, जब कोई भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो 2 प्रोसेस का प्रयोग करता है, माइटोसिस या मियोसिस। माइटोसिस कब होता है, इस माइटोसिस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इस प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम्स के नंबर कांस्टेंट होते हैं, वहीं पर हम लोग पढ़ते हैं। ये जो माइटोसिस होता है जनरली होता है किसके अंदर, हैप्लॉइड सेल्स के अंदर। किसके अंदर होगा, हैप्लॉइड सेल्स, मतलब कि जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की नंबर क्या होगी, एक सिंगल पेयर में नहीं होती है, नॉर्मल ऐसी एन फॉर्म में रहेगी, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स में। बट अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के अंदर हमारे पास में 2 फेजेस आते हैं, एक होता है हमारे पास में मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड, ठीक है भाई। ये मियोसिस फर्स्ट जो रहता है इसके अंदर हमारे पास में कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। बट मियोसिस सेकंड होता है, इसमें वापस इक्वेटोरियल डिवीजन होता है या इक्वेशनल डिवीजन होता है।
देखिए एग्जांपल से क्लैरिफाई करते हैं। रिडक्शनल डिवीजन, देखिए हमारे पास में एक सेल थी जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर कितने थे 46। वो क्या करेगी, मियोसिस फर्स्ट करवाती है डिवीजन करने के लिए। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे वो 2 सेल बना लेगी। 2 सेल बनने के बाद में क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, जिसके वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ 23 आ जाते हैं और यहाँ 23 आ जाते हैं। वापस से क्या करता है ये मियोसिस सेकंड करता है, वापस से सेल डिवाइड होगी, डिवाइड तो होगी बट यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, जिसके बेस से हमने क्या बोला इक्वेशनल डिवीजन। तो देखिए यहाँ पर ये सेल थी, डिवाइड होगी तो 2 सेल बनाएगी, बना ली, पर क्रोमोसोम्स के नंबर क्या रहेंगे कांस्टेंट 23, यहाँ पर भी 23 और ये भी 2 बनाएगी 23 और यहाँ पर 23। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस जो मियोसिस होती है वो जनरली किस में होता है, डिप्लॉइड सेल्स में होती है, डिप्लॉइड सेल्स, जो कि कैसी रहती है 2n। तो आप बता सकते हैं अगर हमारे पास में हैप्लॉइड होगा तो क्या होगा माइटोसिस, और मियोसिस कब होगा डिप्लॉइड सेल्स के अंदर। डिप्लॉइड में वहां इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक रिडक्शनल डिवीजन और एक इक्वेशनल होता है जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, आपको ये अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ समझा दिया। काफी बच्चों को माइटोसिस मियोसिस में कंफ्यूजन होती होगी, पर अब नहीं होगी अगर ध्यान से आपने समझा होगा। तो नहीं समझ आएगा तो फिर से एक बार एनसीईआरटी उठाइएगा, क्लास 11 की क्लास 10 का चैप्टर, क्लास 10 मतलब चैप्टर 10 खोलिएगा, वहां पर आपको समझ आ जाएगा सेल साइकिल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो ये हमारे पास में क्या था, स्पोरोजीनस सेल था, स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, ये क्या करता है, स्पोरोजीनस सेल जो रहेगा अपना साइज इंक्रीज करता है, ग्रोथ करता है अपने सेल के अंदर। ठीक है, तो ग्रोथ करने के बाद में इस सेल को हम बोल देते हैं क्या चीज, एमएमसी। क्या बोल देते हैं, एमएमसी, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये देखिए डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर है, अब ये मैच्योर हो चुका है, मैच्योर हो रहा है तो क्या करेगा, ये डिवीजन करेगा। अब डिवीजन के लिए इस पे 2 प्रोसेस, माइटोसिस या मियोसिस। अब देखिए यहाँ पे डिप्लॉइड है तो आप खुद बता सकते हैं कि डिप्लॉइड कंडीशन होगा तो क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होने चाहिए भाई, हाफ होने चाहिए, और हाफ होंगे तो कौन सा प्रोसेस लगेगा, मियोसिस लगेगा भाई, सिंपल। तो ये क्या करता है भाई, मियोसिस करता है। ठीक है, मियोसिस करेगा तो यहाँ पर जो सेल्स बनती है, मियोसिस के एंड में कितनी सेल्स बन रही थी, 4 सेल बनती है, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी और चौथी। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे वो क्या होंगे, n और यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n। ठीक है, तो एंड के अंदर हमें क्या होते हैं, ये 4 स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, इन चारों को कंबाइंडली हम बोल देते हैं टेट्राड। क्या बोल देते हैं, टेट्राड। ये सारे के सारे जो रहते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं। ये अभी देख रहे थे, हम देख रहे थे एंथर की वॉल आपको बताई थी, 4 वॉल थी, वहां एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और वहां पर कौन सी थी लास्ट, टेपेटम। उसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू था, स्पोरोजीनस सेल, मतलब इस वो टेपेटम वाली लेयर के अंदर सारा काम चल रहा है। अब स्पोरोजीनस सेल मैच्योर होकर ऐसा बना दिया उसने, मतलब कि ये बन गई। अब ये जो 4 स्ट्रक्चर्स होती है, टेट्राड होते हैं ये। ठीक है, ये क्या होते हैं, अटैच होके रखते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। क्यों होते हैं, वो सारे एक चिपके हुए रहेंगे। क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर जो वो एंडोथीशियम वाली लेयर थी, वहां पर वो किसका सीक्रेट करती है, कैलोज लेयर का सीक्रेशन करती है। मतलब कैलोज एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि क्या करेगा, इनको आपस में चिपका के रखता है। ठीक है, सीक्रेट कर दिया। अब करने के बाद में ये कैलोज लेयर से चिपकी हुई थी, ठीक है, मतलब स्टिकी फॉर्म में थी। अब क्या करा जाता है, अब हमें तो ये पोलन ग्रेन बनाना है तो हमें मेल गैमेट कैसा चाहिए भाई, एक सिंगल चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पूरे झुंड में जाएंगे सारे के सारे फर्टिलाइज होने के लिए, तो एक सिंगल चाहिए होता है। तो क्या करता है, जो हमारे पास में टेपेटम वाली लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर थी, वो क्या करता है भाई, एक एंजाइम का सीक्रेशन करता है। उस एंजाइम का नाम होता है क्या चीज, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा भाई, ये कैलोज वाली लेयर को तोड़ देगा। अब तोड़ेगा तो जिसके वजह से क्या होते हैं, ये सारे पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो जाते हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो ये 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या है हमारा पास पे, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, हमारे पास में मेल गैमेट के फॉर्मेशन की। अभी भी हमारे पास में डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट नहीं आया है, ये हमारे पास में इमेच्योर है। ये जो है अभी कैसा है, इमेच्योर है। ठीक है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं इसको, इमेच्योर। पूरी तरीके से भी मेल गैमेट नहीं बना है।
इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अभी आधी प्रोसेस है। तो यहाँ तक आपको समझ आया क्या? ठीक है, तो हमने क्या देखा था यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में स्पोरोजिनस सेल थी, वो क्या करती है, ग्रोथ करती है, मैच्योर होती है तो उसको बोल देते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर वो क्या करता है, टेट्राड बनाता है, सारी जुड़ी भी रहती है कैलोस लेयर के कारण। फिर वो एंजाइम सीक्रेट करा जाता है टेपिटम के द्वारा, वो तोड़ देती है, अलग हो जाते हैं, तो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट बोल देते हैं। आगे चलते हैं अपन लोग। अब आता है हमारे पास में क्या चीज, पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सब देखते हैं। देखिए क्या आता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर लास्ट में बची थी हमारे पास में कौन सी थी, एंटी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थी। इसी को हम क्या बोल रहे थे, मेल गैमेटोफाइट बोल रहे थे, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसे बोल दिया। अब क्या करता है भाई, ये जो हमारे पास में मेल गैमेट होता है ये क्या करता है, आगे भी डिवाइड करता है। देखिए ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे पास में एक सेल थी एन, ये क्या करती है, माइटोसिस करती है। क्या करती है, माइटोसिस। हैप्लॉइड सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस करने के बाद में इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक ऊपर सेल हो जाती है और दूसरी सेल क्या होती है, ऊपर यहाँ रहती है। ठीक है, जो हमारे पास में ये कौन सी लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट वाली सेल को हम बोलते हैं कौन सी, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये एक छोटी होती है जिसको बोल देते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ठीक है, तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है भाई, अब क्या करा जाएगा, ये हमारे पास में क्या होता है, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब ये क्या करा जाएगा भाई, हमारे पास में मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, आगे पोलन ग्रेन बनाएगा। वो प्रोसेस कैसे होती है वो देखते हैं भाई। देखिए अब ये क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन कैसे डेवलप करता है। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए एक बार जो हमारे पास में पोलन ग्रेन था, एक बार उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन आखिर कैसा दिखाई देता है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ठीक है, देखिए ये पोलन ग्रेन है जो हमारे पास में, इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई पड़ती है उसकी बात कर लेते हैं अपन लोग। देखिए देखिए ये जो पोलन ग्रेन होता है हमारे पास में दो लेयर से मिलके बना हुआ होता है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोल देते हैं एक्साइन। ठीक है, और इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है इंटाइन या इंटाइन बोल दीजिए। ठीक है, साथ में इसके अंदर सेंट्रल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोल दिया हमने न्यूक्लियस, और एक सेल होती है यहाँ पर मतलब ऑर्गेनल होता है जिसको बोल देते हैं वैक्यूल, फूड स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हुई। ठीक है, ये जो है हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर गैप टाइप का है जिसे बोल देते हैं जर्म पोर, जर्म पोर। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जो हमारे पास में कोई भी पोलन ग्रेन होता है, इस पोलन ग्रेन के अंदर दो वॉल होती है, एक होती है एक्सिन और एक होती है इंटीन। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं, एक्सिन क्या होती है, इंटीन क्या होती है, जर्म पोर क्या होता है, वो सब बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास में, देखिए पोलन वॉल जो है दो वॉल से मिलकर बनी है, एक्सिन और इंटीन, एक्सिन आउटर और इंटीन इनर। तो एक्सिन जो रहती है हमारे पास में बनी हुई होती है किसकी, स्पोरोप्लेनिन की, स्पोरोप्लेनिन, स्पोरोप्लेनिन। देखिए बहुत खास है स्पोरोप्लेनिन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका।
स्पोरोप्लेनिन क्या होता है? एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नॉन डिस्ट्रक्टेबल होता है, नॉन एंजाइमेटिक होता है, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना प्रेशर का फर्क पड़ता है इस पे, ठीक है। तो स्पोरोप्लेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सीक्रेटेड करा जाता है किसके द्वारा? टेपेटम के द्वारा, सीक्रेटेड बाय टेपेटम, इनर मोस्ट लेयर। देखिए क्या क्या काम करती है टेपेटम, वहां पर देखो न्यूट्रिशन दे रही थी, फिर उसके बाद में कैलेस एंजाइम का भी काम आया, अभी देखो स्पोरोप्लेनिन का सीक्रेशन कर रही है, आगे जाएंगे तो पोलन कीट का भी सीक्रेशन करती है, अभी पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो स्पोरोप्लेनिन का सीक्रेशन करती है, ये जो एक्सिन लेयर है क्या बनी होती है? स्पोरोप्लेनिन की, मतलब कि पोलन ग्रेन के अराउंड एक ऐसी लेयर है जो उसको क्या करेगी? इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखती है, ठीक है। इस प्रोटेक्शन का काम यह होता है कि कुछ पोलन ग्रेन क्या होते हैं? फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व्ड हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि पोलन ग्रेन का भी कभी फॉसिल पढ़ा होगा, कभी हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आता है, तब हम फॉसिल के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आता है कि प्लांट का भी कुछ फॉसिल्स होते हैं, मतलब पोलन ग्रेन के फॉसिल होते हैं, वो प्रिजर्व्ड हो जाते हैं। तो वो कौन रिस्पांसिबल होता है? स्पोरोप्लेनिन की लेयर होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये स्पोरोप्लेनिन जो रहता है, देखिए ये जो डिजाइन लेयर है ना, वो स्पोरोप्लेनिन की बनी हुई है। अब किसी जगह पर वो स्पोरोप्लेनिन नहीं होता है तो वो क्या करता है? डायरेक्टली इंटीन वाली लेयर पे मतलब अटैच होती है। ये जो अंदर वाली लेयर है वो किसकी है? इंटीन की है। तो इंटीन लेयर हमें दिखाई पड़ती है, स्पोरोप्लेनिन वहां नहीं होता, तो उस एरिया को बोल देते हैं जर्म पोर। क्या बोल देते हैं? जर्म पोर। एक पोर हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीन लेयर की, जो कि हमारे पास में क्या है भाई? सेकंड लेयर होती है, ठीक है। ये इंटीन लेयर जो रहती है हमारे पास में मिलके बनी होती है, देखिए किस चीज से? पैक्टिन से प्लस में सेलुलोज से, पैक्टिन और सेलुलोज, ठीक है। दो सब्सटेंस होते हैं हमारे पास में, इससे मिलके बनी हुई होती है ये इंटीन लेयर, पैक्टिन और सेलुलोज। इस पे क्या नाम है हमारा? जो इंटीन होती है इसका काम होता है क्या चीज? डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, या बोले फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। ये जो पोलन ट्यूब है इसका फॉर्मेशन कौन करता है भाई? इंटीन करती है। अभी पता लगेगा कि पोलन ट्यूब का काम क्या होता है भाई, ठीक है। तो ये जो पोलन ट्यूब है इसका सीक्रेशन कौन करेगा? ये इंटीन वाली लेयर करती है, ठीक है। फिर ये जर्म पोर से क्या होती है? बाहर की साइड में आती है, ये इंटीन वाली लेयर है, यहाँ से पोलन मतलब कि पोलन ट्यूब बनाती है। बनाने के बाद में इसका जो सेल होता है, वो जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है उसके अंदर एंटर करते हैं। तो वो जो हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, स्टिग्मा के ऊपर जब वो ज्यादा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है, वो धीरे धीरे पोलन ग्रेन एंटर करता है, तो पोलन वहां पे पोलन ट्यूब बनाते हुए एंटर करता है, वो सब वहां पर पढ़ा जाएगा, ठीक है भाई। देखिए आगे चलते हैं अपन लोग। देखिए इसी में बता देता हूं मैं आगे क्या होने वाला है। देखिए हम बात कर रहे थे किसकी? हमारे पास में जो पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन था, तो उसके अंदर हमने देखा कि ऐसी कुछ स्ट्रक्चर थी, एक वैक्यूल था और दूसरा न्यूक्लियस था। इसने क्या करा था भाई? माइटोसिस करा था। माइटोसिस करने के बाद में इसके अंदर क्या बने थे? दो न्यूक्लियस बन गए थे, एक एन था और दूसरा भी यहाँ पर एन था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनी। अब बनने के बाद में ये स्ट्रक्चर क्या करती है? आगे जाती है। ऐसा कुछ देखने को मिलता है अपन को, एक एन ये रहा, दूसरा एन ये रहा। एक सेल जो रहती है इसको बोल देते हैं हम कौन सी? वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और दूसरी जो रहती है उसको बोल देते हैं क्या चीज? जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल बोल दिया हमने। अब क्या करता है? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन क्या होता है भाई? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमेन टू द कार्पेल ऑफ स्टिग्मा। पॉलिनेशन के दौरान मतलब ये एंथर उड़ के क्या करेगा? फीमेल गैमेट के पास में जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है, देखिए यहाँ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। वो उड़ के आएगा यहाँ पर। आने के बाद में जैसे ही ये पोलन ग्रेन होता है, इंटरेक्शन होती है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे एक ट्यूब बनाता है जिसको हम बोल देते हैं क्या चीज? पोलन ट्यूब। और उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या करे जाते हैं? ये सेल आगे की साइड में जाते हैं। जो ये रहता है पीछे की साइड में हमारे पास में जनरेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल, ठीक है। और ये जो रहता है हमारे पास में ये आगे होती है, ये होती है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल,
अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। यहाँ सेंटर के अंदर हमारे पास में फीमेल गैमेट पड़ा हुआ है, उसके साथ में उसे वहां पहुंचना है तो फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में पूरी की पूरी प्रोसेस है वो एक और बार हम फिर से पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल गैमेट को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जब समझाएंगे तो ये दोबारा से प्रोसेस समझाऊंगा कि फीमेल मेल गैमेट कैसे पहुंचा है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हो रही है, ठीक है। तो वो सब तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, मेल गैमेट के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया है कि मेल गैमेट कैसे बनता है, ठीक है, वो क्या करता है, ठीक है, ये सब। अभी हमारे पास में ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, वहाँ पे टेट्राड स्ट्रक्चर बताई है मैंने, तो वो कुछ पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, अरेंज होते हैं, तो वो हम क्या करेंगे अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन आएगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स होगी, ठीक है। आगे चलना है अभी चैप्टर में। थैंक यू।